हेलो बच्चों, ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर विद्युत धारा जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो तीसरा चैप्टर है उसका पहला टॉपिक रहेगा अपना विद्युत धारा, और उसके साथ ही हम समझेंगे धारा घनत्व को। तो ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में, आज की वीडियो में समझने वाले हैं। चलो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होता है? देखिए, कोई भी जो चालक है उस चालक में आवेश होते हैं मुक्त अवस्था में, और ये जो मुक्त आवेश जब प्रवाह करते हैं तो उस चालक में धारा विद्यमान हो जाती है। क्या विद्यमान हो जाती है? धारा विद्यमान हो जाती है। जैसे अगर हम किसी एक चालक के पृष्ठ की बात करें, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक चालक है। इस चालक की बात करें तो इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक रूप से इधर उधर गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं। अक्सर होता क्या है कि जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी धातु है, तो वो परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। और हमने ये पढ़ा था कि भाई जो परमाणु है उस परमाणु का जो नाभिक है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके बाह्य कक्षाओं में जो अनुमत कक्षाएं होती है, फिक्स कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्रण करते रहते हैं। और जो ये नाभिक होता है, ये नाभिक पूर्ण रूप से धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। क्योंकि इसमें जो दो कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं, दोनों में से न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन तो पूर्ण रूप से धनावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। तो इस प्रोटॉन के धनावेश के कारण ये जो नाभिक होता है वो नाभिक पूर्ण रूप से कैसा कण होता है? धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। अब इस नाभिक से ठीक बाहर अनुमत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते रहते हैं, जो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और कुल मिला के फिर हमारे एक परमाणु का निर्माण होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। अब ये जो ऋणावेशित कण है, इनका ऋणावेश और इधर जो नाभिक के अंदर विद्यमान है प्रोटॉन, इसका धनावेश, दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, यानी विजातीय आवेश हो गए। और विजातीय आवेशों में आपस में हमेशा ही आकर्षण बल पाया जाता है, ये हम जानते हैं। विजातीय आवेशों में कौन सा बल पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है, ये हम जानते हैं। तो इस नाभिक के और इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण, जो आवेशों की प्रकृति विपरीत है, जिनके कारण इनमें आपस में आकर्षण बल पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ठीक नजदीक होते हैं, जितने ज्यादा नाभिक के नजदीक होंगे उन पर उतना ही ज्यादा प्रबल आकर्षण बल कार्य करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी बजाय मान लो इसकी थोड़ी सी बाहर वाली कक्षा में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो इसका आकर्षण बल कार्य कर रहा है उसकी बजाय ये जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल का जो परिमाण है वो ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितने ज्यादा दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे अनुमत कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाएगी, इनके बीच में कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, घटता जाएगा। तो होता क्या है कि जो इन बाहर वाली कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो ऊर्जा लेवल होता है वो बहुत कम होता है, क्षीण ऊर्जा लेवल होता है। और जब हम इन्हें बाहर से कोई उष्मा दे दें, क्या दे दें? उष्मा या ऊर्जा दे दें। ये जो ऊर्जा है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। हो सकता है कि हम परमाणुओं को घर्षण करके दे सकते हैं, हो सकता है हम इन्हें तापीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा दे सकते हैं। तो जैसे ही हम इनको ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और ऊर्जा ग्रहण करके ये इस परमाणु से मुक्त हो जाते हैं। यानी इन्हें कहेंगे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात परमाणु की कक्षा को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? परमाणु की कक्षा को छोड़ देते हैं। और परमाणु की कक्षा को छोड़ने के पश्चात ये इस पदार्थ के पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से, यादृच्छिक रूप से गति करने लगते हैं। यादृच्छिक रूप का मतलब होता है कि इनकी कोई नियत दिशा नहीं होती है। ये अनियमित रूप से, अव्यवस्थित रूप से क्या करते हैं? पदार्थ के पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। तो जब ये अनियमित रूप से पदार्थ के पृष्ठ पर गति करेंगे, तत्पश्चात अगर हम इस धातु पर या पदार्थ पर विभवांतर उत्पन्न कर दें, इसे हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं,
क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। अब जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो ये एक धनावेशी टर्मिनल के कारण इस पर मान लो धनावेश आ जाएगा और दूसरे टर्मिनल पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। दूसरे टर्मिनल पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। तो देखिए जैसे ही इस चालक पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ये जो चालक है इस चालक के दोनों सिरों पर मान लो इधर ऋणावेश आ गया जबकि इधर क्या आ गया, धनावेश। तो जैसे ही इस चालक के ऊपर विभवांतर उत्पन्न हुआ, इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे धनावेश की तरफ, जबकि प्रतिकर्षित होंगे ऋणावेश से। तो उनकी जो गति है इलेक्ट्रॉनों की, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में पड़े थे, इस धातु में या इस धातु के पृष्ठ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति कर रहे थे, वो अब एक ही दिशा में गति करने लग जाएंगे, धनावेशित टर्मिनल की ओर। और जब ये एक ही दिशा में गति करने लगेंगे, सारे के सारे इस धनावेशित टर्मिनल की ओर गतिशील हो जाएंगे, तो इस चालक पदार्थ में धारा उत्पन्न हो जाती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा होती है। आवेशों का प्रवाह क्या होती है, विद्युत धारा होती है। तो इसको लिख लेते हैं हम, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये जो विद्युत धारा है इसे I से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है। तो हम इसको अगर सूत्र में बदलना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, विद्युत धारा जिसको हम I से लिखते हैं, तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, आवेशों के प्रवाह की दर को ही कहते हैं। तो आवेश अपोन में समय, यानी हम कह सकते हैं Q अपोन में T। ये हो गया आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर क्या हो गया, Q अपोन में T। क्लियर है यहाँ तक। विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को, किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा, और वो क्या हो जाती है, Q अपोन में T। ठीक है यहाँ तक। तो इसको अगर हम कुछ लिखना चाहें अलग से तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, माना एक चालक से डेल्टा टी समय में, ये एक समय अंतराल है, डेल्टा टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, तो धारा क्या हो जाएगी भाई, I बराबर डेल क्यू अपोन में डेल टी। I बराबर डेल क्यू अपोन में डेल टी, यानी कि आवेशों में कितना परिवर्तन आ रहा है, कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और किस समय में कितने प्रवाहित हो रहे हैं, उसको हम लिख देंगे धारा बराबर डेल क्यू अपोन में डेल टी। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, जो धारा है वो तो क्या हो गई I, इसको तो हम I से लिख रहे हैं, डेल क्यू अपोन में डेल टी होता है। जो आपकी विद्युत धारा है वो विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है, मूल भौतिक राशि होती है। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। दिशा व परिमाण होने के बावजूद विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्योंकि
भाई इसकी दिशा भी होती है, इसका परिमाण भी होता है, फिर भी ये एक अदिश राशि। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सदिश नियमों की क्या नहीं करती है? पालना नहीं करती है। क्योंकि विद्युत धारा सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। अब ये सदिश नियम क्या होते हैं? सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। तो कुल मिला के ये छोटी छोटी बातें थी विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा, जिसे हम I से दर्शाते हैं और Q अपॉन में T लिख सकते हैं। जहां भी प्रवाह की दर आ गया, इसका मतलब हमें किसका भाग देना है? समय का भाग देना है। किसका प्रवाह हो रहा है? आवेशों का प्रवाह हो रहा है, तो Q अपॉन में T हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अब ये जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि होती है? एक मूल भौतिक राशि होती है। कैसी राशि होती है? मूल भौतिक राशि होती है। इसे I से दर्शाया जाता है। इसकी दिशा भी होती है और इसका क्या होता है? परिमाण भी। तो जैसी मूल भौतिक राशियां जिनकी दिशा और परिमाण होता है, उन्हें हम सामान्यतः सदिश राशियां कहते हैं। कैसी राशियां कहते हैं? सदिश। परंतु इसमें दिशा और परिमाण होने के बावजूद भी ये सदिश नहीं है, अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इसमें दिशा और परिमाण होने के बावजूद ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश होने का कारण यह है कि ये सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। कौन से नियमों की पालना नहीं करती है? सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। देखते हैं सदिश नियम क्या होते हैं। देखिए, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई एक अगर हमारे पास ये बॉक्स है, हमारे पास ये क्या है? बॉक्स, और मैं ये कहता हूं कि इस बॉक्स पर हमने 2 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाया और वहीं मैंने 2 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाया। तो एक किसी भी बॉक्स को अगर हम दोनों साइड से 2-2 न्यूटन के बल से या किसी भी F न्यूटन के बल से, जो समान परिमाण का बल है परंतु उनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत है, उस बल पर इस बॉक्स पर आरोपित करते हैं, समान परिमाण के परंतु दिशा विपरीत है, ऐसा कोई बल अगर हम इस बॉक्स पर आरोपित करते हैं तो ये बॉक्स जो है वो अपनी यथा स्थिति में रहेगा। कैसा रहेगा? अपनी यथा स्थिति में रहेगा। इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि जो 2 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है, वही 2 न्यूटन का बल इसकी ठीक विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और निरस्त करने के कारण इस बॉक्स पर लगने वाला जो परिणामी बल है F नेट, परिणामी बल है वो 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन होके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि 2 समान परिमाण के बल अगर किसी भी पिंड पर समान कोण के साथ कार्य कर रहे हैं तो उनका सबका परिणामी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे बल की, तो बल तो क्या करता है? एक दूसरे को निरस्त करता है। इसका मतलब बस बल तो कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों की क्या करता है? पालना करता है। वहीं अगर मैं ये बात करूं कि भाई इधर से मेरे पास एक 8 एम्पियर की धारा आ रही है, ये एक मेरे पास कोई चालक तार है, उसमें 8 एम्पियर की धारा आ रही है और मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया 2 भागों में। एक भाग में 4 एम्पियर की धारा जा रही है, जबकि दूसरे भाग में भी 4 एम्पियर की धारा जा रही है। इधर मैंने जो बल्ब लगाया है वो बल्ब भी जलने लगता है और इधर जो मैंने बल्ब लगाया है वो बल्ब भी जलने लगता है। जब दोनों ही बल्ब जलने लगते हैं, जबकि यहाँ से आपको देखने पर लग रहा होगा कि भाई जो दोनों धाराएं हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। दोनों धाराएं कैसी है? एक दूसरे की ठीक विपरीत दिशा में है। तो धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के बाद अगर ये सदिश योग के नियमों की पालना करती, अगर विद्युत धारा सदिश योग के नियमों की पालना करती, तो ये एक दूसरे की विपरीत और समान परिमाण के होने के कारण इसको क्या कर देना चाहिए था? निरस्त कर देना चाहिए था और दोनों ही बल्बों को नहीं जलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों ही बल्ब जल रहे हैं। इसका मतलब ये किसका पालन नहीं करती है? सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। इसलिए हम कहते हैं भाई जो आपकी विद्युत धारा है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है, साथ ही साथ विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। यहां तक आपको विद्युत धारा के बारे में चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के मात्रक की। तो भाई विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा जो है उस विद्युत धारा का मात्रक किसके बराबर होगा? विद्युत धारा का मात्रक Q अपॉन में T के मात्रक के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं?
तो हम कह सकते हैं भाई I का मात्रक क्या हो जाएगा, Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और T का मात्रक समय होता है क्या, सेकंड होता है। T तो खुद समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये होता है कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए कि जब विद्युत धारा खुद मूल भौतिक राशि है तो उसका मात्रक भी खुद का अलग ही होगा, व्युत्पन्न मात्रक नहीं होगा, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और इस एम्पियर को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। तो हम अगर कहीं भी धारा की बात करेंगे, जैसे हमारे घरेलू उपकरणों की बात करें, तो घरेलू उपकरणों में 0.5 से लेकर 1 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित होती है, जो सामान्य घरेलू उपकरण है उसमें। अगर हम हमारे बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी की नसों में जो खून प्रवाहित होता है, ब्लड प्रवाहित होता है, उसमें भी धारा प्रवाहित होती है, और वो जो धारा होती है उसका मान होता है लगभग 10⁻⁻⁶ एम्पियर की कोटि का। और जो आकाशीय बिजली गरजती है, उस टाइम जो बिजली कड़कती है, उस बिजली का, आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, तो उस बिजली का जो मान होता है वो लगभग 10⁻⁴ एम्पियर की कोटि का होता है। तो ये विद्युत धाराएं होती है कुछ। अब विद्युत धारा की विमा हम लिख देते हैं, विद्युत धारा की विमा। तो विद्युत धारा की जो विमा है वो भी किसके बराबर हो जाएगी, Q अपॉन में T की विमा होगी कि नहीं। वैसे तो ये मूल भौतिक राशि, इसकी सीधी विमा आपको पता होनी चाहिए। तो Q की देखो क्या होती है, A1 T1, और जो समय है T, उसकी भी विमा जो है वो हो जाएगी T1। कुल मिला के ये कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या बचेगा, A1 बचेगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका जो विमा है वो भी क्या हो जाएगी, A1 हो जाएगी, क्योंकि ये तो खुद ही मूल भौतिक राशि है। कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि। तो यहां तक क्लियर हो गई चीज। अब देखिए आगे इसका जो टॉपिक है वो हमारा धारा घनत्व। क्या है, धारा घनत्व। क्या कहते हैं इसको, करंट डेंसिटी। हाँ भाई, धारा घनत्व क्या होता है। देखिए किसी भी चीज का अगर हम घनत्व ज्ञात करते हैं तो उसका हम मात्रा या उसका परिमाण निकालते हैं एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक आयतन पर, एकांक लंबाई पर। यहाँ हम बात करते हैं कि भाई किसी तार में से, किसी चालक पदार्थ में से धारा प्रवाह हो रही है। इसका मतलब हम वहां पर ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी एकांक आयतन में या एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम इस चालक तार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात होगी। इसका मतलब यहाँ से अगर इसको काट दिया जाए तो ये जो क्षेत्रफल होगा इसका पृष्ठ का, सामने वाले पृष्ठ का, उसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो धारा घनत्व हम क्या कह सकते हैं कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहेंगे, धारा घनत्व। क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहते हैं। तो किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, एक साथ कितनी धारा निकल रही है, उसे ही हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। तो कुल मिला के हम यहाँ पर धारा घनत्व, जो धारा घनत्व होता है उसको किससे दर्शाते हैं, धारा घनत्व को कैपिटल जे से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल जे से दर्शाया जाता है। धारा घनत्व को कैपिटल जे से दर्शाया जाता है। कुल मिला के हम यहाँ लिख सकते हैं भी धारा घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, धारा घनत्व जे बराबर यहाँ हो जाएगी आपकी धारा अपॉन में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, I अपॉन में A। यही हमारा क्या हो जाएगा,
धारा घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है? किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा बह रही है, उस धारा को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व क्या हो जाएगा? आई अपॉन में ए क्या होता है? एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो भी चालक ले रहे हैं हम, उस चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम धारा घनत्व को कह देंगे, धारा घनत्व क्या हो जाएगी? जे बराबर आई अपॉन में ए। जैसे अगर मान लो हमने कोई ये एक चालक लिया है, ये हमने क्या ले लिया? एक चालक। इस चालक में धारा इस दिशा में बह रही है। क्या बह रही है? धारा इस दिशा में बह रही है। तो ये जो धारा इस दिशा में बह रही है और ये चालक का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल सदिश भी जो है वो धारा के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ होता है? जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के लंबवत होता है। कोई भी क्षेत्रफल है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल सदिश निकालना तो ठीक इसके लंबवत होगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होता है। और जो धारा घनत्व है उसकी दिशा भी धारा की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? धारा की दिशा में। तो धारा की यही दिशा है, इधर ही क्या होगा आपका? वहीं धारा घनत्व होगा। क्या हो जाएगा? धारा घनत्व। तो अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि भाई जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व की जो दिशा है, धारा घनत्व की दिशा धारा घनत्व की दिशा धारा की दिशा में ही होती है। धारा की दिशा में ही होती है। यहां एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि सर ये विद्युत धारा जो है वो तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। जबकि धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो जब धारा घनत्व सदिश राशि है तो उसकी तो दिशा हो जाएगी, समझ में आता है, लेकिन धारा तो अदिश राशि है, धारा की दिशा कैसे होगी? तो हमने ये पढ़ा था कि भाई धारा की दिशा होती है, परिमाण होता है, परंतु ये सदिश नियमों की पालना नहीं करती, इसलिए अदिश राशि होती है। बेशक जो धारा है वो अदिश है, परंतु अदिश इसका होने का कारण जो है वो धारा की दिशा नहीं है। दिशा तो है उसकी, दिशा के कारण अगर सदिश होना होता तो हो जाती, लेकिन इसका मुख्य कारण है कि ये सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन ये क्या नहीं करती है? सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। तो जो आपका धारा घनत्व है वो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होगी वो धारा की दिशा में ही होगी। धारा घनत्व की दिशा जो होगी वो किस में होगी? धारा की दिशा में ही होगी। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि भाई जो जे सदिश है वो आपका हो जाएगा आई अपॉन में ए सदिश, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जे सदिश धारा घनत्व का सदिश डॉट क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों का जो देखिए दो सदिश हैं और दोनों सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई यानी अदिश गुणनफल है, तो हमें जो प्राप्त होने वाली राशि है वो क्या प्राप्त हो जाएगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। विद्युत धारा जो प्राप्त होगी वो कैसी हो जाएगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। अगर मान लो मैं इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को ये मान लेता हूं कि भाई ये थीटा कोण पर है, तो ये तो हो गई धारा, और इधर होगा धारा घनत्व जे सदिश, और यहाँ होगा क्षेत्रफल सदिश ए, और इनके मध्य का कोण अगर थीटा है तो इसका अगर मैं घटक लेता हूं किसमें? धारा घनत्व की दिशा में, तो यहाँ इसका घटक आएगा ए कोस थीटा। घटक क्या आ जाएगा? ए कोस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जे डॉट ए कोस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? धारा के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाएगा? धारा के। तो फिर यहां से हमें एक बार फिर यहां से कंप्लीट पता चल रहा है कि जे डॉट ए अब की बार सदिश नहीं है क्योंकि हमने कोस थीटा साथ में लिख दिया है। तो जे डॉट ए जो जे धारा घनत्व है, ए क्षेत्रफल है, इन दोनों का जो डॉट मल्टीप्लाई खोल रहे हैं तो कोस थीटा आ रहा है, और कोस थीटा जब भी आता है तो प्राप्त होने वाली राशि जो है वो कैसी होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो कुल मिला के विद्युत धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। ठीक है। अब देखिए लास्ट बात हम कर लेते हैं धारा घनत्व के मात्रक और विमा की। तो धारा घनत्व का जो मात्रक है, धारा घनत्व का मात्रक, अभी हमने लिखा था कि भाई जो जे है वो होता है आपका, जे क्या होता है? आई अपॉन में ए। आई का जो मात्रक है वो हम जानते हैं क्या होता है? एम्पियर।
और जो ए है उसका मात्रक भी हम जानते हैं, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा धारा घनत्व है उसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक तो हो गया आपका क्या, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और जो आपका धारा घनत्व है उस धारा घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, धारा घनत्व की विमा हो जाएगी भाई जे बराबर हो जाएगी आई अपोन में ए की विमा के बराबर। आई जो है वो धारा है और ये मूल भौतिक राशि है, इसकी विमा A1 होती है, जबकि ए क्षेत्रफल है तो इसको लंबाई का स्क्वायर कर दे में, तो यहाँ से हमारे पास विमा प्राप्त हो जाएगी L-2A1। ये हो जाएगी आपके पास किसकी विमा, धारा घनत्व की विमा। किसकी विमा हो जाएगी, धारा घनत्व की विमा। तो ये थी हमारे पास कुल मिला के विद्युत धारा और धारा घनत्व। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए शुरू हुए थे सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा कुछ भी नहीं है सिवाय आवेशों के किसी भी चालक में प्रवाह के, केवल किसी चालक में आवेशों के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये आवेश जो प्रवाहित होते हैं वो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में हो सकते हैं, विद्युत अपघट्यों में ये आयनों के रूप में हो सकते हैं। जैसे कोई तरल पदार्थ है तो उसमें हमने मान लो एक नमक डाल दिया, तो ठोस नमक में कभी धारा प्रवाहित नहीं होती है, वहीं अगर उसको पानी में घुला दिया तो पानी में घुलाने के पश्चात वो Na+ और Cl- में यानी आयनों में टूट जाएगा, तत्पश्चात उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। जो प्लस वाले आयन है वो ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, जो ऋणात्मक आवेश है वो धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे, चलने लगते हैं। इसी तरीके से अगर अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होल के कारण धारा प्रवाहित होती रहती है। उसके बाद हमने विद्युत धारा की परिभाषा लिख दी। विद्युत धारा I होती है Q/T। अब देखिए विद्युत धारा जो है वो एक मूल भौतिक राशि है, साथ ही साथ विद्युत धारा एक अदिश राशि है। हालांकि इसकी दिशा होती है, परिमाण होता है, परंतु फिर भी ये अदिश राशि है। इसका कारण ये है कि ये सदिश नियमों की पालना नहीं करती हैं। फिर यहाँ से आगे इसका मात्रक, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। विमा A1 हो जाएगी। वैसे भी मूल भौतिक राशि है। धारा घनत्व किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा निकल रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जे से दर्शाते हैं, सदिश राशि होती है, जे बराबर I/A होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा और विमा इसकी हो जाएगी A1 L-2। तो ये बात थी विद्युत धारा और धारा घनत्व के लिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।